नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेम नगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। ये आयोजन देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके प्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार शाम देहरादून के प्रेम नगर स्थानीय बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया एवं व्यापारियों से आम जन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी संख्या में जनता से मुलाकात कर उनको घटे हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने जनता से अधिक स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग, स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी ने स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार और जन कल्याण एक साथ चल रहे हैं। जीएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को राहत मिली है। गृहिणियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक हर कोई इससे लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी बचत उत्सव जैसे कार्यक्रमों से जनता को सीधे संवाद का अवसर मिलता है और वे सरकार की नीतियों के लाभों को नजदीकी से महसूस कर पाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने जीएसटी में दी गई राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि दैनिक जीवन से जुड़े उत्पादों पर कर दरों में कमी से घरेलू बजट पर बोझ कम हुआ है, जिससे आम जन को वास्तविक राहत मिली है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ की ओर से कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से ठोस पहल किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि UKSSC की स्नातक स्तर परीक्षा के पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारियों की जाँच और पेपर दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेते हैं। हालांकि राम कंडवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बेरोजगार संघ की मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। रुड़की में कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर पेपर चोर का आरोप लगाकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। UKSSC परीक्षा में पेपर लीक। UKSSC परीक्षा में पेपर लीक से हंगामा हो गया। बता दें, UKSSC परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर जैमर लगे होने के बावजूद पेपर बाहर कैसे चला गया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। विशेषज्ञों ने इसे तकनीकी खामी बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक 5G नेटवर्क पर ये जैमर लगाम नहीं लगा सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में सभी 445 केंद्रों पर जैमर तो लगे थे, लेकिन रोकने में नाकाम थे। इसे एक बड़ी तकनीकी खामी माना जा रहा है। जैमर 4G नेटवर्क रोकने वाले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 5G नेटवर्क को नहीं रोक सकते। आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्र सरकार के अधीन एक कंपनी ने जैमर लगाए थे। पहले आयोग केवल संवेदनशील केंद्रों पर इन्हें लगवाता था, लेकिन इस बार सभी 445 केंद्रों पर
जैमर लगे थे। जब इनकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये सभी जैमर 4G नेटवर्क तक को ही रोकने वाले थे। विशेषज्ञों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ऐसे जैमर 5G नेटवर्क को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में 5G नेटवर्क चल रहा है। ये जैमर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से लगाए गए हैं। उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में मुख्य आरोपित खालिद मलिक की करतूतें अब सामने आ रही हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि खालिद ने आयोग की परीक्षा के लिए 4 अलग-अलग पहचान के साथ ऑनलाइन आवेदन किए थे। इन चारों आवेदन पत्रों में पिता का नाम, मोबाइल नंबर और यहां तक कि फोटो भी अलग-अलग लगाए गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईश्वर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश होने की कामना की है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस नोटिस मिलने की बात को राजनीतिक न बनाया जाए। यह नोटिस पहली बार नहीं मिला है। सीबीआई आवाज के नमूने लेने बुला रही है। अगर वे निर्दोष हैं तो सीबीआई दफ्तर जाकर सिद्ध हो जाएगा। आपको बता दें, हरीश रावत पर आरोप भाजपा प्रदेश महेंद्र भट्ट ने ईश्वर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश होने की कामना की है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस नोटिस मिलने की बात को राजनीतिक न बनाया जाए। यह नोटिस पहली बार नहीं मिला है। सीबीआई आवाज के नमूने लेने बुला रही है। अगर वे निर्दोष हैं तो सीबीआई दफ्तर जाकर यह सिद्ध हो जाएगा। केवल सीबीआई का नोटिस उनको विधानसभा चुनाव में बन गया है। पिछली बार से अब तक लगभग 5-7 बार उनको नोटिस मिल चुके हैं और वो हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि सीबीआई के पास जाकर निर्दोष साबित हो। लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक इशू बनाना, आखिर स्टिंग का सब लोगों ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा। उनकी आवाज नहीं होगी तो सीधी बात है कि भाई वो असत्य है। लेकिन अगर जांच की मांग भी उन्होंने की, जांच कराने वाले भी उन्हीं के दल में है, तो जो जांच है तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उत्तराखंड के लिए अगस्त और सितंबर का महीना बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। लगातार भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। सड़कों, पुलों और भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने उतर रहे हैं। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यह जानकारी दी कि वे 3 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त जिलों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि 23, 24 और 25 सितंबर को वे रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मौके पर जाकर न केवल राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे, बल्कि हालात का प्रत्यक्ष आकलन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय मिला तो चमोली जिले का भी दौरा किया जाएगा। कमिश्नर का कहना है कि बेसुकेदार क्षेत्र में आई आपदा को लेकर जिला प्रशासन से पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है और वहां आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। उनका स्पष्ट कहना है कि जमीनी स्तर पर जाकर ही वास्तविक स्थिति का पता चलता है और अगर कहीं कोई कमी या समस्या होगी तो उसे तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। और सभी जो आवश्यक और एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बहाल करने काफ़ी हद तक वहाँ हो भी गई थी। और 23 तारीख से मैं भी जा रहा हूँ। 23, 24, 25 का मेरा भी मैंने अपना टूर लगा रखा है। तो मैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जो आपदाग्रस्त इलाके हैं और मौका लगा तो मैं चमोली भी जाऊँगा और स्वयं जाकर स्थितियों को रिव्यू करूँगा। अगर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस का भूमि पूजन कर कार्य को शुरू करवाया गया था और 6 माह के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है।
इसका अब तक 50% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। बरसात के समय यहां पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं अब इसके निकट भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था और इसके दोनों ओर से मलबा और पत्थर आने के कारण वहां खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीन मलबे में दब गई और बरसात के समय यहां पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। ये झड़ी पानी कोलूखेर मार्ग पिछले मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों से मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब मैं किसी भी पुरानी सरकार या इसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मसूरी जो कोलूखेत और झड़ी पानी जो मार्ग है, झड़ी पानी और कोलूखेत मार्ग, वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है और कहीं ना कहीं नगर पालिका की इसमें अनदेखी है, क्योंकि वो भी एक कनेक्टिंग वे है मसूरी का और काफ़ी जो लोग हैं वहाँ से आना जाना रहता है। अगर इस समय वहाँ पर वो अच्छी अवस्था में होता तो एक बहुत ही सुचारू मार्ग के रूप में काम करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी आज एक दुर्दशा के रूप में वहाँ देखा जा रहा है और कब कार्य होगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही। जागरणों और अन्य धार्मिक आयोजनों में भगवान के स्वरूपों की अभद्र और बेतुकी झांकियां निकालने वालों के खिलाफ हरिद्वार के धार्मिक संगठन ने आवाज उठाई है। हरिद्वार के श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने माया देवी मंदिर परिसर में इसको लेकर पोस्टर जारी किया है। साधु संतों के साथ जारी किए गए पोस्टर में जागरण पार्टियों और अन्य आयोजकों से देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकी के नाम पर अभद्रता और अश्लीलता न फैलाने की अपील की गई है। अखंड परशुराम अखाड़े ने चेतावनी दी कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखंड परशुराम अखाड़े के इस अभियान में कुछ जागरण आयोजकों का भी समर्थन मिल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राम मंचक होता है, तो उनके आदर्श को मानकर मर्यादा में रहकर आप रामलीला करिए। रामलीला पे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उन पे आप भजन करते हुए करिए, लेकिन वहाँ जो फिल्मिश तान के गाने बुरी ऐसी ऐसी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला खत्म होने के बाद हमारा दिल टूट गया। अब हमने एफआईआर दर्ज करनी शुरू की है, हमने ज्ञापन भी देना शुरू करा है। जिस हल्के में जिस पे ये हो रहा होगा उस पर मुकदमा कायम कराएंगे। अगर उससे बाज आ गए ठीक है, हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ खोलना भी जानते हैं। हम हर चीज़ से इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। जो भी शोभा यात्रा अश्लील भजनों पे, अश्लील गानों पे अगर वो इष्ट देवता का स्वरूप बना के सड़कों पे ट्रैक्टर रोड पे नचाएंगे तो उनका इलाज विधिवत करेंगे। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार सबसे ऊंची मैराथन होने जा रही है। पिथौरागढ़ के पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र में पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित होगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने इसको लेकर कहा कि आगामी 2 नवंबर को राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली ये अल्ट्रा मैराथन सीमांत गांव गुंजी, ज्योतिलिंकांग, पार्वती कुंड, कुटी और कालापानी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल ने कहा कि इस आयोजन की 5 श्रेणियां 7 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन एवं 5 किलोमीटर रन रहेंगी, जिनमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन की सफलता के बाद जून 2026 में माड़ा नीति क्षेत्र में अगली मैराथन प्रस्तावित है। व्यास और नीति घाटी की इस मैराथन में विजेताओं के लिए 50 रुपये लाख की पुरस्कार राशि तय की गई है। नगर पंचायत दिनेशपुर के मोहम्मद यामीन शेख अधिशासी अधिकारी पद पर ज्वाइनिंग लेते ही सबसे पहले नगर पंचायत परिसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि कावल सिंह के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख ने कहा है कि मेरी जहां भी पोस्टिंग हुई है, मैं सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उन्होंने कहा कि मैं जन्मदिन किसी का भी हो, जन्मदिन पर वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। जितना पेड़ होगा उतना वातावरण शुद्ध होगा। आपको बता दें, नगर पंचायत दिनेशपुर के मोहम्मद यामीन शेख अधिशासी अधिकारी पद पर ज्वाइनिंग लेते ही सबसे पहले उन्होंने नगर पंचायत परिसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि कावल सिंह के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख ने कहा कि मेरी जहां भी पोस्टिंग हुई है, मैंने सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन किसी का भी हो,
जन्मदिन पर वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। जितने पेड़ होगा उतना वातावरण भी शुद्ध होगा। रुद्रपुर के प्रमुख बस स्टैंड वाली रामलीला में तृतीय दिवस का मंचन दर्शकों को भाव विभोर कर गया। गणेश वंदना व राम वंदना से प्रारंभ हुई लीला में वनों में सुभाऊ मारीच की करतूतें, विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर और राम परशुराम संवाद तक के दृश्य प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि समाज सेवी सतपाल गावा, उनके सुपुत्र मनोज गावा, सुपुत्री नीलम अरोरा और चारू ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मंचन कलाकारों ने अपने अभिनय से समा बांध दिया। मंचन में मनोज अरोरा राम, गौरव जग्गा लक्ष्मण, दीपक अग्रवाल सीता, रमन अरोरा रावण, अनिल तनेजा जनक बने। इन कलाकारों ने अपने अभिनय से समा बांध दिया। विशाल भुज्जी के ताड़का रूप ने दर्शकों को भयभीत कर खूब सराहना बटोरी। छोटे राम अश्मन अरोरा और छोटे लक्ष्मण पुरुराज बेहर ने शानदार संवाद अदायगी से दिल जीत लिया। पहली बार मंच पर एक ही रात 6 पिता पुत्र जोड़ियों ने एक साथ अभिनय कर परंपरा और नई पीढ़ी का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष पवन अग्रवाल और टीम ने सफल आयोजन पर सभी का आभार जताया। लडौरा में श्री रामचरितमानस धर्मार्थ समाज हित संस्था एवं रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित 102वां वार्षिक रामलीला महोत्सव इस समय धार्मिक आस्था और परंपरा का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार रात मंच पर राम वनवास का हृदय स्पर्शी प्रसंग प्रस्तुत किया गया। जैसे ही दशरथ ने राम को वन जाने का आदेश दिया, पूरा मैदान भावनाओं और जयकारों से गूंज उठा। कलाकारों ने दशरथ, कैकेयी, राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिकाओं को इतने सजीव अंदाज में निभाया कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। दशरथ की करुण पुकार और कैकेयी के निर्णय ने माहौल को भावुक बना दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंचन का आनंद लिया और तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। श्री रामचरितमानस धर्मार्थ समाज हित संस्था एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में सीता हरण और राम रावण युद्ध जैसे प्रसंग भी मंचित किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।